हद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आज के इंडिया में एक ट्रेंड बहुत आम हो गया है। बात बात पर एक कम्युनिटी से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। अगर आप किसी मुद्दे पर सवाल उठाए तो उत्तर में अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन इस पूरी नॉइज के बीच एक सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके लिए पहले आपका देश है या पहले आपका धर्म? एक हिंदुस्तानी के लिए इससे बुरा सवाल और कुछ नहीं हो सकता और इसका कोई खूबसूरत उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सवाल पहले देश या पहले धर्म अपने आप में ही गलत है। इसका उत्तर देने के लिए ना तो किसी लॉयल्टी सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही किसी सफाई की, क्योंकि जब आप एक गलत सवाल का उत्तर देते हैं तो आप उस सवाल को सही मान लेते हैं। लेकिन ये सवाल उठता ही क्यों है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। आज एक बड़ा तबका ये मान चुका है कि इस देश की मिट्टी, इसकी आज़ादी की लड़ाई और सबसे बढ़कर इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ एक आइडेंटिटी क्राइसिस का हिस्सा रहे हैं। आज ग्लोबल गपशप पर हम इसी इल्यूजन यानी भ्रम को तोड़ेंगे। फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि कैसे इस देश की बुनियाद रखने में उन लोगों ने दिन रात एक किए थे जिन्हें आज बाहरी बताने की कोशिश की जाती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक बात करेंगे, मुसलमानों का योगदान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और किसी भी मॉडर्न देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों होता है। आसान भाषा में कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की रूल बुक होती है। सोचिए, अगर आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं लेकिन वहां कोई रूल्स नहीं है, कोई भी बॉल को हाथ से पकड़ ले या कोई भी बिना गोल के जीत जाए, तो क्या वो मैच चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह एक देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां इक्वालिटी, जस्टिस और राइट्स को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वही फ्रेमवर्क है। ये गवर्नमेंट को बताता है कि उसकी पावर क्या है और लोगों को बताता है कि उनके राइट्स क्या है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उस देश की सोल यानी आत्मा होती है। जब हमें ये बात समझ आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के लिए इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो अगला सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? इसे जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले यहाँ कोई लॉ या रूल्स नहीं थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉज का एक ऐसा जाल बुना जिसका मकसद सिर्फ एक था, सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी पावर एक जगह कंसंट्रेट करना। लेकिन 1857 की रिवोल्ट ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का रूल खत्म हुआ और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की गवर्नेंस शुरू हुई। यहाँ रुक कर थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए कि 1857 की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान क्या था। आज जब हम फतवा शब्द सुनते हैं तो अक्सर नेगेटिव इमेज दिमाग में आती है, लेकिन 1857 की क्रांति में एक फतवा ऐसा भी था जिसने ब्रिटिश की नींद उड़ा दी थी। दरअसल 1857 की बगावत सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं थी, ये एक कम्युनिटी का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐलान जंग था। अल्लामा फजले हक खैराबादी 30 जनवरी 1859 को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन पर हिंसा भड़काने का एलिगेशंस लगाया गया। ब्रिटिश अथॉरिटी ने उन्हें आम बागी नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वाला शख्स माना। उनके मुताबिक फजले हक वो मेजर फोर्स थे जिन्होंने फतवों और भाषणों से मिट्टी को आजाद करने के लिए जनता को उकसाया था। लेकिन ये सिर्फ मेरी या आपकी राय नहीं है, इसे समझने के लिए हमें W.W. हंटर के रेफरेंस को देखना होगा। हंटर जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और हिस्टोरियन था, उसने अपनी 1871 की मशहूर किताब द इंडियन मुसलमान में साफ लिखा था कि कैसे 1857 के बाद ब्रिटिशर्स मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। हंटर ने बताया कि कैसे मुसलमान हर मोड़ पर ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर रहे थे और उनका रेजिस्टेंस इतना मजबूत था कि ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। हंटर का ये रेफरेंस साबित करता है कि वफादारी पर सवाल उठाने वाला शायद भूल गए हैं कि 1857 में डेंजरस थ्रेट की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन था। इसी बगावत की कीमत फजले हक खैराबादी ने चुकाई। उन्हें मेनलैंड से दूर अंडमान की सेक्युलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया, जहां उनका इंतकाल हुआ। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी बदल गई थी। गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज दिखाया गया, लेकिन क्या इंडिया के भले के लिए था?
बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें लॉर्ड मैकॉले की ये बात सुननी चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि वो इंडिया में एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं, ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियन और इंटेलेक्ट में इंग्लिश। यानी उनका एजुकेशन सिस्टम और उनके इंस्टीट्यूशंस सिर्फ वफादार बाबू पैदा करने के लिए थे, देशभक्त नहीं। लेकिन उस दौर के इंडियन इंटेलेक्चुअल्स इस चाल को समझ चुके थे। दादा भाई नारोजी और सीआर दास जैसे लोगों ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के जरिए एक दर्दनाक रियलिटी दुनिया के सामने रखी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उनका लॉजिक सिंपल था, ब्रिटिश इंडिया की मिट्टी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ अपने होमलैंड यानी इंग्लैंड को अमीर बनाने के लिए कर रहे हैं। इस लूट और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में एसोसिएशन बनने लगी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तक हर जगह एक गुस्सा था, और इसी गुस्से, इसी ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी का नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। यहीं से शुरू होता है वो रास्ता जो आगे चलकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद बनने वाला था। लेकिन जब हम आजादी के इस सफर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो एक बड़ा गैप दिखाई देता है। हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा जिसे या तो दबा दिया गया या कभी उतनी तवज्जो नहीं दी गई। सर, जब मुसलमानों और कांग्रेस के रिश्तों की बात आती है तो हिस्टोरियन सिर्फ एक ही नाम पर रुक जाते हैं, सर सैयद अहमद खान। लोगों को बताया जाता है कि सर सैयद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं थी। दरअसल सर सैयद का पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त एक माइनॉरिटी ओपिनियन था, यानी एक ऐसी राय जो सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद थी। सर सैयद ये राय क्यों दी, ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 बार मुस्लिम प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये कोई टोकनिज्म नहीं था, बल्कि उनका किरदार देश की पॉलिसी बनाने में सबसे अहम था। आइए इन नामों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने कांग्रेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। फिर 1896 में रहमतुल्लाह एम सियानी। इनका सेशन इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद और 1918 में सैयद हसन इमाम, जिन्होंने ब्रिटिश रिफॉर्म्स को खुलकर चैलेंज किया। 1921 में आते हैं हकीम अजमल खान, जिन्होंने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ जोड़ा। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो नेता जिन्होंने आजादी के लिए जेल जाने से परहेज नहीं किया। और वही साल 1923 जब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 से 1946 तक भी इस पद पर रहे। और इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है 1987 में MM अंसारी। इन्हीं के सेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का फैसला लिया गया था। ये 9 प्रेसिडेंट सिर्फ नेता नहीं थे, ये इस बात का सबूत है कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का दिमाग और लीडरशिप हर मोड़ पर मौजूद थी। यहाँ थोड़ा हमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में जानना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर द कॉमरेड न्यूज़पेपर के फाउंडर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखने वाले। 1930 की लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, या तो मुझे मेरे देश की आज़ादी दो या फिर मुझे यहाँ एक कब्र दो। वे देश वापस नहीं आए और लंदन में ही उनका इंतकाल हुआ। जब हम आज इनके कंट्रीब्यूशन को भुला देते हैं तो हम दरअसल अपने देश की बुनियाद का एक हिस्सा भुला देते हैं। लेकिन और यहाँ एक बात जानना जरूरी है, लंबे समय तक कांग्रेस का मकसद पूर्ण स्वराज नहीं था। वो सिर्फ सेल्फ रूल चाहते थे, यानी इंडिया को चलाए तो इंडियंस, लेकिन कंट्रोल लंदन से ही हो। इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। लेकिन इस सोच को सबसे पहले किसने चैलेंज किया? वो नाम था हजरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद सेशन में हजरत मोहानी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूरी आजादी की मांग रखी। तो वही हजरत मोहानी है जिन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हिंदुस्तानी के खून में उबाल पैदा करता है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी तब इसे काफी अपोज किया था। इस पर जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि 7 साल बाद भी जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी, जिसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट या ब्लूप्रिंट माना जाता है, उसमें भी कांग्रेस ने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ही की मांग रखी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस देने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं 1940 की उस दशक की जहां से इंडिया की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन इस सफर में एक बड़ा ऑब्स्टेकल वर्ल्ड वॉर 2 था। ब्रिटिशर्स ने बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे इंडिया को इस जंग में झोंक दिया। इस अनफेयर फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने एक कदम उठाया, पूरे देश में मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दिया गया। नतीजा, गांधी जी ने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या आपको पता है कि क्विट इंडिया का ये मशहूर नारा किसने कॉइन किया था? सिर्फ क्विट इंडिया ही नहीं बल्कि साइमन गो बैक का नारा भी उन्हीं ने दिया था। वो नाम था
यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली जैसे लोग वो गुमनाम सितारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ सड़कों पर लड़ाई लड़ी बल्कि आजादी के नैरेटिव को अपने शब्दों से गढ़ा। इसी दशक में टू नेशन थियरी और पार्टीशन की बात जोर पकड़ने लगी। मार्च 1946 लंदन से 3 बड़े कैबिनेट मेंबर्स इंडिया आते हैं। इनका मकसद आजादी के लिए एक फाइनल प्लान तैयार करना, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। इस प्लान का एक ही मकसद था, पार्टीशन को रोकना और एक ऐसा फेडरल सिस्टम बनाना जहां प्रोविंस के पास ज्यादा पावर हो। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पूरे मिशन के दौरान कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी आवाज कौन था? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने एक ऐसा विजन रखा जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर हम स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दे तो मुसलमानों को पार्टीशन की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मौलाना आजाद ने पार्टीशन को कहा नेशनल सुसाइड। उन्होंने दिन रात एक कर दिए ताकि एक यूनाइटेड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इलेक्शन हुए और बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। डायरेक्ट एक्शन डे। देश भर में राइट शुरू हो गए और पार्टीशन एक हार्श रियलिटी बन गया। लेकिन यहाँ देखिए, जब देश बढ़ रहा था, जब वायलेंस अपने पीक पर थी, तब भी 28 मुस्लिम लीडर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो इसी मिट्टी में रहेंगे और इसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर पर भरोसा था। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली। पहली मीटिंग शुरू होती है। बाहर पार्टीशन की आहट तेज हो रही थी। मुस्लिम लीग ने असेंबली का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम लीडर्स वहां मौजूद थे। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की असल कहानी शुरू होती है। उन 28 मुस्लिम लीडर्स में से हर कोई अपने आप में एक पावर हाउस था। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये आज़ाद इंडिया की बुनियाद के पिलर्स थे, जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बेगम एजाज रसूल, जम्मुल हुसैन, जेड.एच. लारी, मोहम्मद इस्माइल साहब, हसरत मोहानी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नजीरुद्दीन अहमद, बी पोकर साहब बहादुर, अब्दुल हलीम खान गजनवी, बशीर अहमद जैदी, चौधरी खलीकुज्जमा, हुसैन इमाम, काजी सैयद करीमुद्दीन, खान अब्दुल गफ्फार खान, आसफ खान, रफ़ी अहमद किदवई, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बैग, मोहम्मद इस्माइल खान, रागिब अहसन और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन 28 लोगों में से हर कोई अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था। सबसे पहले मिलते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 7 मेंबर ड्राफ्टेड कमेटी में वो अकेले मुस्लिम मेंबर थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हर वर्ड, हर क्लॉज, हर प्रोविजन जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया, उसमें सादुल्ला साहब का बराबर का इनपुट था। सिर्फ यही नहीं, तजम्मुल हुसैन जैसे लीडर्स ने असेंबली में साफ कहा था, रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने सेक्युलरिज्म की वो डेफिनेशन दी जो आज इंडिया की पहचान है। अब बात करते हैं उस महिला की जो 299 मेंबर्स की असेंबली में इकलौती मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। उनकी आवाज उनके अकेलेपन से कहीं ज्यादा बुलंद थी। उन्होंने सिर्फ एक चेयर फिल नहीं की थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम डिबेट्स में अपना वजन डाला। आइए उनके 3 सबसे बड़े इनपुट्स को देखते हैं। सबसे पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम लीग सालों से मांग कर रही थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव हो, लेकिन बेगम एजाज रसूल ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका लॉजिक डीप था। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनिटी को आइसोलेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक वार्निंग भी दी थी। उन्होंने साफ कहा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स तभी काम करेंगी जब मेजॉरिटी कम्युनिटी ये जिम्मेदारी ले कि वो माइनॉरिटीज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। दूसरा बड़ा मुद्दा था लैंग्वेज। जब संस्कृताइज हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग उठी तो बेगम एजाज रसूल ने एक प्रैक्टिकल पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बहुत कम लोग समझते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी यानी हिंदी प्लस उर्दू का मिक्स की पैरवी की ताकि आम इंडियन कनेक्ट कर सके। 1948 के ड्राफ्ट में राइट्स पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। इस पर बेगम रसूल ने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है, मैं देख रही हूँ कि जो एक हाथ से दिया गया है वो दूसरे हाथ से वापस लिया गया है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने पार्टीशन की आग में जलते हुए इंडिया को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे यंग प्रेसिडेंट और एक ऐसे स्कॉलर जिन्हें दुनिया आज भी इमामुल हिंद के नाम से जानती है। मौलाना आजाद कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजरी कमेटी में थे और वहीं रहते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इंडिया एक ऐसा देश बने जहां माइनॉरिटीज सिर्फ प्रोटेक्टेड ना हो बल्कि उन्हें ये हक मिले कि वो अपने कल्चर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद चला सके। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 29 और 30 है वो मौलाना आजाद के इसी विजन की देन है। लेकिन बात सिर्फ लॉ तक सीमित नहीं थी।
मौलाना आज़ाद इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बुनियाद रखी IITs, UGC और CSIR की। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर इंडिया को एक होना है तो उसकी बुनियाद साइंटिफिक टेम्पर और इंक्लूसिव एजुकेशन पर होनी चाहिए। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को एक सेंट्रल प्लेस मिले ताकि आने वाले जनरेशन धर्म के नाम पर भटके नहीं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने एक बार कहा था, अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये वो फिलॉसफी थी जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्ने में भरना चाहते थे। मौलाना आजाद की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनके साथ काम करने वाले बड़े बड़े लीडर्स भी उसके साथ अदब से पेश आते थे। जवाहरलाल नेहरू उन्हें कहते थे मीरे कारवा। नेहरू के मुताबिक आजाद एक बेइंतहा बहादुर और शरीफ इंसान थे, एक ऐसी तहजीब का नमूना जो आज के दौर में कम देखने को मिलती है। सिर्फ नेहरू ही नहीं, महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मौलाना आजाद का जहन प्लेटो, एरिस्टोटल और पाइथागोरस के लेवल का है। इससे साफ हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू या सरदार पटेल का नहीं, बल्कि मौलाना आजाद, सादुल्लाह, बेगम एजाज रसूल और दर्जनों ऐसे मुस्लिम माइंड्स का कनेक्टिव विजन था जो इंडिया को एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव नेशन बनाना चाहते थे। तो आज का पूरा वीडियो देखने के बाद क्या हम वही पुराना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं, पहले देश या पहले धर्म? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चाहे वो सादुल्लाह हो, बेगम एजाज रसूल हो या मौलाना आजाद, उनके लिए उनका धर्म और उनका देश दो अलग अलग चीजें नहीं थी। उनका धर्म ही उन्हें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना और एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन लिखना सिखाता था। जब भी इस देश में रहने वाले किसी नागरिक से उनकी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाए तो उसे ये हकीकत जरूर याद दिलाइए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज नहीं है, ये उन सब लोगों का हम पर एक एहसान है ताकि हम एक ऐसे इंडिया में रह सके जो सबका हो। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि अगली बार जब कोई किसी की वफादारी पर सवाल उठाए तो उसके पास आंसर देने के लिए फैक्ट्स हो, इल्यूजन्स नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।